तो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पाने के लिए। और यहाँ पर चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली में क्लास आई थिंक मेरे ख्याल से ये फाइव होगा। इस क्लास 5 के अंदर में हम आज लोग हिस्ट्री को द इंड करने वाले हैं। ठीक है, कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने पिछले क्लास में छोड़ा था। अगर आप अभी भी क्लास नहीं कर रहे हो तो क्लास सब कुछ बिल्कुल फ्री है, जिसका क्लास करने के लिए आप लोग जा सकते हो मेरे चैनल पर। मैं करवा क्या रहा हूँ मैं बता दूँ कि मैं BCA BA उसका BCom और फिर प्लस के अंदर में फ्रेंड्स आपका जो है एक दो कोर्स है, जैसे कि आपका BGMC उसका BBA, इन सभी का पहले मैं तैयार करवा रहा हूँ तैयारी। इसमें पूरी तरह से जीके का तैयारी में जो पूछा जाता है, प्लस में करेंट अफेयर की तैयारी, और साथ ही साथ जो आपका BBA और BCA में जो मैथ पूछा जाता है वो उसकी तैयारी, और साथ ही साथ आपके BA में जो जीके पूरा तरह से पूछा जाता है, रीजनिंग की तैयारी, ये सब कुछ हो रही है। केवल आपका BSc वालों का साइंस का प्रिपरेशन छोड़कर और BCom वाला कॉमर्स का प्रिपरेशन छोड़कर बाकी सब कुछ यहाँ पर है। अगर आप भी पटना यूनिवर्सिटी या पटना वुमेंस कॉलेज से इन दोनों में से कोई भी इंट्रेंस देने वाले हो तो आके यहाँ ज्वाइन कर सकते हो क्लासेज को। देखिए, सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और इस प्लेलिस्ट के अंदर में आप यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पटना वुमेंस कॉलेज, या फिर आप पटना यूनिवर्सिटी के भी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो। उसके अंदर में हर एक क्लास है, इंग्लिश की क्लासेज यहाँ फ्रेंड्स दे सकते, चेक कीजिए आप। यहाँ पे देखिए, ये इंग्लिश क्लासेज है आपकी। ये फिर आपको यहाँ पर जो है मैंने मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पर खत्म किया था। आप लोग क्लास करनी पड़ेगी, ऐसे मतलब बिना फांकी मारे हुए नहीं होगा, आप लोग प्रॉपर रूप से आकर यहाँ क्लास करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्लास 2 के अंदर में मैंने रीडिंग खत्म किया था। रीडिंग की एक क्लास आपकी अभी और आएगी। फिर मैंने एनिशियंट हिस्ट्री खत्म किया था। उससे पहले मैंने वन शॉट में लेक्चर खत्म किया था इकोनॉमिक्स का, पूरा इकोनॉमिक्स, और हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मैच खाएगी। चलिए, आज हम जो काम करने वाले हैं उसके बारे में प्रॉपर रूप से बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्रुप में कैसे ऐड करना है, कैसे होना है, वो सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं। तो बार बार एक ही बात को बोलना अच्छा नहीं लगता। आप चाहे तो क्लास 1 का या फिर किसी पे इंट्रोडक्शन क्लास में जाकर आप देख लो कि ज्वाइन कैसे करना है। आप जो ज्वाइन करते हो बिल्कुल फ्री है, सब कुछ है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए, इसके अंदर में आइए यहाँ पर ये फाइल्स वाले डिपार्टमेंट में। अगर आप फाइल्स वाले के अंदर में आओगे तो यहाँ पर देखो, मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ दिखाया था आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद मैं फिर आगे की बात करूंगा। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ आपका BA का PWC, वैसे जीके सबका सेम ही रहता है। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि जीके मेरा क्या आएगा, कैसे आएगा, BBA के लिए अलग पढ़ाइए, BCA। अरे भाई, जीके के लिए सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी अलग नहीं रहता। आप लोग ये मन के अंदर में जो है ना, ये जो आपका गलत फैमिली बैठा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से हटा दीजिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरफ से आएगा। मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया था वो था आपका एनिशियंट हिस्ट्री, पूरा मैंने वन शॉट में खत्म किया था। फिर मैंने आपको मिडिवल हिस्ट्री पूरा वन शॉट में खत्म किया था, और आज मैं यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा वन शॉट में खत्म करने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। जैसे ये देखो, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु वाज द फर्स्ट वुमेन, कौन ऐसी प्रथम महिला थी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो पहली थी, ऐसे वैसे अगर मैं बता दूं, अगर इसके अंदर में डाला रहता कौन ऐसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैसा कौन सी महिला थी जो कि भारतीय थी, मतलब समझ इंडियन थी, तब वो बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष, तो उस केस के अंदर में आंसर कुछ और होता। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं डाला हुआ, यहाँ पर सिर्फ पूछा हुआ है कि कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रथम महिला थी। तो आप इसके अंदर में एनी बेसेंट बनाओगे। अगर आपने ये बनाया तो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर पूछता प्रथम भारतीय कौन थी, तो उस केस के अंदर में कुछ और यहाँ पर आंसर आता। ठीक है, चलिए उसके सब भी आता। चलिए नेक्स्ट में देखिए, ये सब क्वेश्चन आप कहाँ से बनाओगे। ये सब आपका मिडिवल का पार्ट नहीं है, ये सब पार्ट है आपका फ्रेंड्स आपका मॉडर्न का। यहाँ देखिए, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। तो पता है आपको यहाँ पर चंपारण, ये कहाँ पड़ता है, ये आपको मोतिहारी पता होगा, आपको मोतिहारी चंपारण आप नाम से भी सुने होंगे, वहीं पर ये है यहाँ पर। नेक्स्ट में आते हैं मोतिहारी चंपारण, और फिर नेक्स्ट में यहाँ देखिए, गुरु के पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पता ही है आपको, यहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था यहाँ पर, और 10वें गुरु थे। ऐसे जो क्वेश्चन मिलेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये दिल्ली चलो का नारा। ऐसे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर में। इनमें से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के लाल किले को निर्माण किया था। तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, शाहजहां। शाहजहां नाम है उसका। मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया था ट्रिक मत जा रेशमा दीवानी। फ्रेंड्स, ये जो है आप इसे मौ से मोती महल, तो से ताजमहल, जौ से जमा मस्जिद, रेशमा से रौ से हो गया यहाँ पर रेशमा बाग, है ना, दिवागनी। इस तरह से यहाँ पर जो लाल किले के निर्माण किसने, तो इस तरह से मैंने आपको हर एक चीज बताया था। तो वो चीज चाहे तो क्लास आप पुराने क्लास में कर सकते हो। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, साइमन कमीशन भारत में कब आया था, व्हेन एंट्री साइमन कमीशन 1928 में आया था। आज इसी से हमारे बात करेंगे फ्रेंड्स, इन सब के पूरे तरीके से बात करेंगे, और कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी देखेंगे। चलिए शेयर चलते हैं क्लास पर, आपसे वहीं बात करते हैं। चलिए आइए, हम कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से मैंने पिछले क्लास में छोड़ा था। ठीक है, डिटेल्स के साथ में।
पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था कि सबसे पहले यहाँ अपने इंडिया के अंदर में जो एंट्री लिए थे वो थे मुस्लिम्स लोग। मुस्लिम्स लोग ने न आकर अपने इंडिया के अंदर में एंट्री लिए और यहाँ एंट्री लेकर उन्होंने बहुत भयंकर तबाही मचाही। और साथ ही साथ जो लास्ट जो अपने यहाँ इंडिया के अंदर में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर में जो लास्ट था वो था मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मुगल डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मुगल वंश का जो अंतिम जो सबसे शासक था, मैंने बात किया था बहादुर शाह जफर, लेकिन मुगल वंश के अंदर जो औरंगजेब थी वहीं से इनकी कहानी खत्म हो गई थी। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा पावरफुल पर्सन बचा ही नहीं जो मुगल को संभाल सके, मतलब मुगल वंश को आगे की तरफ बढ़ा सके। अब इधर से ब्रिटिश लोगों की एंट्री हो गई थी। तो अब हम बात करते हैं मेनली जो हम लोग पढ़ने आए हैं वो है यूरोपियन एंट्री इन इंडिया। अब इंडिया जैसे ही फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर में जब तक मुगल की पावर थी, औरंगजेब तक की पावर थी, तब तक कोई भी अदर पर्सन यहाँ पर एंट्री नहीं ले पा रहा था। लेकिन जैसे ही इंडिया के अंदर में एंट्री हुई, आपके मुगल का जो आपके सबसे लास्ट जो अंतिम पावरफुल शासक थे उसका नाम था औरंगजेब, उनकी जैसे ही मौत हुई ना, तब से यूरोपियन वालों का बहुत ज़्यादा जो बल्ले बल्ले उन लोगों का हो गया था। यूरोपियन लोगों की जो कंट्री थे वो यहाँ आके पूरी तरीके से धाक जमाने में बिल्कुल सक्सेस हो गए। पता होगा आपको 1707 के आसपास यहाँ पर औरंगजेब की मौत हुई थी, ठीक है। उससे भी पहले 2-3 अंग्रेज यहाँ पर बहुत ट्राई किए थे आने का, 1-2 सक्सेस हुए भी थे, लेकिन साउथ में हुए थे, अपने नॉर्थ में कोई यहाँ तक नहीं आए थे। नॉर्थ में पहली बार एंट्री लिए थे हमारे ब्रिटिश लोग। चलिए हम कहानी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन जहां से बनेगा वहीं से मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये सुन लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर पुर्तगीज एक देश था। ये एक्चुअली में एक देश है जहां से आते हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नाम सुने होंगे रोनाल्डो का, ये जो बहुत फेमस है आपको फुटबॉल में। तो आप वहीं इसी कंट्री के हैं। मैं बता दूं यहाँ पर यूरोप में एक कंट्री है, इसका नाम है पुर्तगीज। हुआ क्या, यूरोपियन लोगों का ना जब से यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री है, ईरान, तेहरान, अफगानिस्तान, ये सब में ना आप जहाँ तहाँ ना आपके मुस्लिम्स लोग आके बैठ गए थे। और वो लोग ठीक से यूरोपियन को अपने इंडिया के अंदर में व्यापार मतलब कि बिजनेस करने नहीं देते थे। प्लस के अंदर में यहाँ से बहुत सारे ऐसे मसाले की खेती, वो जो ज़्यादातर ठंड वाले देशों में नहीं होती है, वो ज़्यादातर होती है गर्म देशों में। तो जब पहले तो सब ठीक था, तो पहले आराम से मसाले वसाले यहाँ से सब लोग लेके चल जाते थे, कपास, मसाले, कॉटन, ये सब। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लोग आए ना, उन लोगों का जो रेशम रूट था, अब इसके बारे में ये क्या है आप उतना डिटेल्स आप मत जानिए, बस आप समझिए। रेशम रूट जो था ना वो आपको यूरोप से लेकर एशिया तक का ऐड करता था। वहां से यहाँ तक रेशम से लेकर अपने इंडिया तक का जो एक रूट था उसका नाम था रेशम रूट भी बोलते हैं हम लोग। वैसे इसके बहुत सारी डिटेल्स है, उतना नहीं जानना है आपको। उसी से वो बिजनेस करते हैं। लेकिन ये जो रेशम रूट है पूरी तरीके से बंद हो गया, अच्छे तरीके से कितना भी ट्राई करो ये रेशम रूट बंद हो गया। जिससे क्या हुआ कि इन लोग की पूरी जो मसाला के जो थी मेन जो आती थी बिजनेस, ये सब ठप हो गई। और उस समय तक कहीं भी किसी भी तरह के लोगों को आपको समुद्र के रास्ते से कहीं जाना आना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समुद्र के रास्ते से कैसे जाए कैसे, यहाँ तक कि उस समय नाव की भी ठीक से खोज नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 13वीं सेंचुरी बीती, सब लोगों ने तय कर लिया कि अब हम जमीन के रास्ते से अगर नहीं जा पाएंगे तो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं पानी के रास्ते से। अब पानी के रास्ते के लिए हमको चाहिए नाव, बड़ा सा नाव। और उस समय तक मतलब 1400 के आसपास, 1450 के आसपास ना आपको नाव जो है सो अच्छे खासे नाव आने लगे थे जो कि जमीन मतलब पानी पर लंबे लंबे समय तक चले। इसी के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि सब लोगों ने कहा कि यूरोपियन जितने कंट्री थे वो शुरू से ही ना अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पानी के रास्ते का खोज करूंगा और इंडिया की खोज करूंगा। इसी इंडिया की खोज चक्कर में क्या किया पता है, कई सारे देशों ने के अंदर में होड़ लगी कि सबसे पहले इंडिया को समुद्र के रास्ते से कौन मतलब खोजता है। ये इतना आसान तो था नहीं, यहाँ बस कल होके गए और आपको कह दिया जाए कि भाई तुम एक ऐसे रूट पर जाओ जो रूट आपको पता ना हो कितना लंबा हो कैसे हो, बस आपको जाना है और बस आपको चले ही जाना है। तो आप कैसे जा पाओगे? इस केस के अंदर में प्रॉब्लम आपकी होगी ही, तय सी बात है। लेकिन कोई भी देश जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन पुर्तगीज के अंदर में एक वास्को डिगामा नाम के पर्सन थे। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। वास्को डिगामा ने कहा कि उन्होंने हिम्मत किया कि नहीं, कहा कि हम जाएंगे। और उन्होंने फाइनली यहाँ पर अपने देश पुर्तगीज से निकलकर, एक पुर्तगीज गया है तो यूरोपियन कंट्री का एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश। अपने बिहार इतना आई थिंक मेरे ख्याल से बड़ा, बिहार से भी छोटा देश मतलब छोटा होगा अपना। वहीं से वो निकलकर और एंट्री लिए और उन्होंने 1498 के ईस्वी में मतलब 1498 में उन्होंने सबसे पहली बार अपने इंडिया की खोज की, है ना। मतलब इंडिया के समुद्र के रास्ते की खोज की। कोई इंडिया अपना भुला नहीं गया था, समुद्र के जो रास्ते है उसी खोज की। और वो कहाँ पहुंचे थे? केरल के कालीकट के तट पर। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, केरल के कालीकट के तट पर कब पहुंचे? 1498 के अंदर में पहुंचे। और उस समय जो थे राजा जमोरिन,
वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने उनकी भयंकर भयंकर मतलब कि उनकी स्वागत की। क्यों की स्वागत, क्या रीजन था जमुई ने स्वागत की? एक्चुअली के अंदर में इंडिया का जो है माल बिक नहीं रहा था। इंडिया में बहुत सारे मसाला जो है ऐसे थे, उनकी कोई खरीद नहीं रहा पा रहा, कोई पहुंच नहीं पा रहा था वहाँ पर, तो भाई कैसे कोई खरीद पाए। इसी के लिए राजा मुनि ने जब सुने कि हाँ एक व्यापारी आया है, एक बाहर से आदमी जो बिजनेस करने के लिए आया है, तो सब लोग खुश हो गए और खुश होकर यहाँ पर खूब धूमधाम से वास्को डी गामा का ना किया स्वागत। और देखो इसी में ये आपको आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जान लो। इसी में क्या हुआ कि जब पुर्तगीज के अंदर से जब निकले हमारे वास्को डी गामा, तो वो तो अपने अफ्रीका से होते हुए कंटिन्यू से होते हुए इंडिया पहुंच गए। लेकिन उसी समय एक और पर्सन था जो कि निकल चुका था अपने देश से, फ्रांस से निकल चुका था। वो जा रहा था वो इस साइड में जिधर पड़ता है आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इसी क्रम के अंदर में क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले जब अमेरिका को पहुंचा, मतलब कि उन्होंने जब पहुंचा अमेरिका को, तो जब वहां पहुंचा सबसे पहले उनको मिला एक देश, उसका नाम है साउथ इंडीज। आप जानते होंगे उसको बोलते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका नहीं बोलते, साउथ इंडीज के नाम से जानते हैं उसको। जब वहां पहुंचे तो एक्चुअली के अंदर में वो इधर आपका क्या पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब वो जा रहे थे तो वो इधर नॉर्थ था उस समय, उस इधर साउथ था, तो वो साउथ की तरफ गए और उनको लगा कि यही इंडिया है। और इसी के लिए उन्होंने यहाँ पर इंडिया इंडिया कहकर यहाँ पर बुलाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए यहाँ पर इंडिया से नाम पड़ गया साउथ इंडीज। तो ये जो नाम पड़ा हुआ है साउथ इंडीज, वो इंडिया एक्चुअली के अंदर में इंडिया के मतलब कि मिसलीडिंग के कारण में साउथ इंडीज आपका नाम पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ क्या मैं बता दूं कि जो अमेरिका के लोग हैं ना, उसको कहा जाता है रेड इंडियन। क्यों कहा जाता है रेड इंडियन? तो एक्चुअली के अंदर में जब वहाँ के लोग पहुंचे, जब अफ्रीका के लोग वहाँ पहुंचे वहाँ देखने के लिए, तो उन लोग को ना चेहरा लाल लाल कलर का कोई दिखा, और जो कि थोड़ा से मतलब उनका फेयर कलर नहीं था, तो उन लोग को ये लगा कि यही इंडियन है। यहाँ के लोग आदिवासी टाइप के रहते हैं, यही इंडियन है। और इसी के लिए उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर चेहरा लाल है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उसको रेड इंडियन के नाम से पुकारना स्टार्ट कर दिया। और जब एक बार नाम पड़ गया तो पड़ गया, तो हमेशा के लिए वही उनका नाम हो ही जाता है। फिलहाल ये सब बात छोड़िए, अब यहाँ से एंट्री हम करवाते हैं आपको वास्को डी गामा का। जब वास्को डी गामा पहली बार जब अपने देश के अंदर में एंट्री लिए, तो उन्होंने सबसे पहली बार यहाँ आकर 1498 के अंदर में समुद्र के रास्ते की खोज कर ली, है ना। जो राजा जमोरिन था उन्होंने यहाँ पर खोज किया, इसकी जरा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब 1505 क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जो हुआ क्या, जैसे ही अपने यहाँ एंट्री ले लिए, पुर्तगीज लोग एंट्री ले लिए ना, उसके बाद तो फिर तो भाई भयंकर सा यहाँ पर होड़ मच गए। फिर तो डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए, स्पेनिश आ गए, न जाने कई सारे देश यहाँ पर आके एंट्री ले लिए। उसी क्रम के अंदर में यहाँ पर 1505 के अंदर में गोवा में पहली बार अपना अधिकार जमाने, मतलब 1498 में पहली बार आए। अब पुर्तगीज लोग जो है ना, वो अपना आर्मी लेकर सबसे पहली बार पहुंच गए अपने इंडिया में हमला करने के लिए। मतलब अपने इंडिया को जो है सो व्यापारिक मामले के अंदर में इंडिया पर राज करने के चक्कर में उन्होंने बंदूक लेकर अपने यहाँ पहुंच गया गोवा के अंदर में। और उन्होंने पहली बार यहाँ पर जो है अपना उन्होंने पहली बार यहाँ गोवा में गवर्नर बनाया, ठीक है ना। उसका नाम आपसे पूछ सकता है, तो वो नाम है आपका फ्रांसिसो डी अल्मीडा। बहुत अजीब नाम है, लेकिन याद कर लो, यहाँ पर पूछ सकता है आपको यहाँ पर पहला गवर्नर कौन था, पुर्तगीज का पहला गवर्नर, या फिर भारत में आने वाला सबसे पहला गवर्नर, सबसे पहला पुर्तगीज जो गवर्नर थे हमारे, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है फ्रांसिसी डी अल्बूडा। अब मैं बता दूं कि मैं फिर से जो लोग मेरे क्लास करते हैं बता दूं कि आपको मैं कोई नोट्स नहीं दूंगा, आपको क्लास के लिए नोट्स बनानी पड़ेगी। आप क्लास कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो एक ही वीडियो को 10 बार देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर फ्रांसीसी। आप देखो अपने इंडिया के अंदर में और भी बहुत सारे लोग आए, मतलब कि मतलब उनका फर्स्ट गवर्नर बना, सेकेंड बना, थर्ड बना, फोर्थ बना, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना, डीप नहीं पढ़ना, जो एग्जाम के ओरिएंटेड है बस वही पढ़ेंगे। अब आते हैं फ्रांस में। अपने देश के अंदर में फ्रांस की भी एंट्री हुई, ठीक है ना। फ्रांस लोग भी आए और यहाँ पर जो है सो मतलब कि वो लोग भी यहाँ पर बहुत दिन तक जो है सो यहाँ पर राज करके यहाँ फ्रेंच यहाँ पर किए। उसके बाद फिर अपने यहाँ ब्रिटिश लोग भी आए। अब फ्रांस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन ब्रिटिश के बारे में पूरी कहानी जाननी है। देखिए ब्रिटिश का एंट्री, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर कि आपका जो अकबर का जो बेटे थे उनका नाम फ्रेंड्स क्या था, जहांगीर, है ना। तो जहांगीर के ही दरबार में सबसे पहली बार जो अंग्रेज आया था अपने यहाँ व्यापार करने के रूट के इरादा से, उसका नाम था विलियम हॉकिंस, जो पहला अंग्रेज आया था। आप लोग मैं बताया अभी था इसके बारे में। तो वही बात यहाँ फिर से स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है दोबारा। मैं आपको यहीं से लेके चलूँगा, स्टार्ट करूँगा सबसे पहले 1599 में। 1599 तो उतना इंपॉर्टेंट आपके पास नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन 1600 से याद कर जो 1600 के अंदर पूरी तरीके से एंट्री होता है ना इंडिया का, मतलब ब्रिटिश लोग का इंडिया में पहली बार यही हुआ। देखो 1600 से पहले भी ब्रिटिश लोग अपने इंडिया के अंदर एंट्री किए थे, है ना, ट्राई वो किए थे, 1599 में किए थे, 1587 में किए थे। लेकिन हुआ क्या था कि हम लोग उतना भाव नहीं दे रहे थे। मतलब यहाँ के जो राजा थे ना वो मेन थे मुगल लोग इतना इसको भाव नहीं दे रहे थे, जिससे क्या हुआ, जिससे प्रॉब्लम ये हुआ कि इन लोगों का ना मेन यहाँ पर जो बिजनेस बनाना है उनको ऑर्डर मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन क्या हुआ 1600 के अंदर में ना उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से एक यहाँ पर चार्टर साइन करवा लिया। ये चार्टर क्या होता है,
एक्चुअली के अंदर में क्या है कि वहाँ पर मतलब कि एक समझो जी बात, एक हुआ कि आप किसी के यहाँ पहुँच जाओ डायरेक्ट, है ना। मान समझो कि अगर आपको यहाँ पर स्पेन घूमना है, तो स्पेन घूमना है तो आप अपना वीज़ा निकलवाओगे और वीज़ा निकलवा के शायद डायरेक्ट जाओगे स्पेन, जाकर घूम के चले आओगे। एक होता है जो आपको इंडिया के तरफ से आपको भेजा जाएगा, मतलब इंडिया का आपका एक आपको वो बोलते हैं मतलब कि कुछ कुछ बना के, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लेटर लेके हाथ में स्पेन भेजा जाएगा। तो उसका जो सम्मान होगा ना, वो इसके सम्मान के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ घूमने गए हो, टूरिस्ट हो, घूम के चले आओगे। लेकिन यहाँ पर आप जब कहा जाओगे इंडिया की तरफ से, तो आप रिप्रेजेंट मतलब कि अपने आप को रिप्रेजेंट हो गए कि हम इंडियन हैं। उसी तरह से 1600 के अंदर में पहली बार इनको कोई भाव नहीं मिला था, लेकिन 1600 के अंदर में ना महारानी जो विक्टोरिया थी, उन्होंने स्पेशल महारानी एलिजाबेथ, सॉरी माफ करना, महारानी जो एलिजाबेथ थी ना, उन्होंने स्पेशल एक चार्टर मतलब पूरा तरह से एक लेटर लिखकर अपने उस अंग्रेज को यहाँ भेजा। उससे सफलता भी मिली। क्या क्या सफलता मिली तो याद कर लो, यहाँ पे यहीं पे आप पूछेगा आपसे 1608 में क्या हुआ। 1608 के अंदर में, सॉरी ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या हुआ कि 1608 के बाद यहाँ पर 1611 की बात करो, 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1611 में उन्होंने पहली बार मुस्लिम पट्टन में अपनी फैक्ट्री बैठाई, लेकिन वो टेम्प्रोरी फैक्ट्री बैठा था, वो टेम्प्रोरी फैक्ट्री बैठा था। अब मुस्लिम पट्टन कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, आप थोड़ा गूगल मतलब कि खुद जाकर करना, गूगल कर लेना, शायद आई थिंक में साउथ में पड़ता है आपका। तो मुस्लिम पट्टन में पहली बार टेम्प्रोरी बैठाई। 1615 भी इंपॉर्टेंट है आपको। इसमें क्या हुआ था, इस वाले के अंदर में 1650 के अंदर में हुआ था कि आपका जहांगीर के समय में, ये जहांगीर का काल है 1615। इस समय क्या हुआ था फ्रेंड्स कि इसी समय आपका सर टॉमस रो आए थे। तो पूछेगा आपको कि यहाँ पर कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था, तो सर टॉमस रो। इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है, जहां टमाटो सॉप गिर जाता है, समझो जहां गिर जाता है मतलब जहांगीर और टमाटो सॉप, तो टमाटो तो क्या हो गया, सर टॉमस रो। पूछेगा आपको ये सर टॉमस रो कब आए थे, तो वो आप जहांगीर। वैसे मैं इसका एक लूंगा क्लास, लूंगा मिसलेनियस क्लास, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ कर दूंगा क्लियर, ये कौन कब आया था, किस काल में आया था, वो बचेगा थोड़ा बहुत। आप बस ऊपर ऊपर से बात जान लो। तो हुआ समझ में आपको फ्रेंड्स आ गया। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, 1611 की बात करें, 1613 की बात करें, 11 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, 11 के अंदर मुस्लिम पट्टा में इन लोग को जो है सो ऑफिशियली एक टेम्प्रोरी बेसिस पर फैक्ट्री बैठाने का मतलब अनुमति मिल गया था। लेकिन 1613 के अंदर में परमानेंट इन लोग को फैक्ट्री बैठाने का सूरत में मिल गया था। सूरत है ना, पता होगा सूरत कहाँ पर है आपका गुजरात की तरफ है, तो उस जगह उनको मिल गया था। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट के अंदर में। अब क्या हुआ कि इन लोग को फैक्ट्री बैठाने का तो टाइम मिल गया, फैक्ट्री बैठा लिए, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुआ। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि अपने देश के अंदर में फ्रांसीसी भी एंट्री किए थे, फ्रांसीसी लोग भी अपने देश के अंदर में एंट्री किया था। अब फ्रांस और ब्रिटिश दोनों आ गया। अब ये दोनों के बीच में कुछ खो ही नहीं पा रहा था। मतलब ये दोनों, ये कहता कि ये इलाका मेरा है, ये कहता था ये इलाका मेरा है, कहते थे हम पावरफुल है, फिर ये कहते थे हम पावरफुल है। इस चक्कर में क्या हुआ पता है, इन लोगों के बीच में ना एक हो गया बैटल, उसको बोलते हैं कर्नाटक बैटल। ये एक दो नहीं हुए, ये बहुत सारे बैटल इनके बीच में हुए। इसके बीच में अप्रोच के अंदर में पूछेगा आपसे तो टोटल 3 बैटल हुए थे कर्नाटक के, टोटल 3 बैटल हुए थे। और तीनों में कौन कौन जीता उतना डिटेल आपको नहीं जानना है, बस समझ लो कि कर्नाटक बैटल जो हुआ था। और एक आपके बैटल के बारे में बस आपको ये और जानना है कि एक हुआ था आपका उसको बोलते हैं बिदेरा का युद्ध। बिदेरा नाम भी इसमें सेम ही है, बिदेरा का युद्ध, ये भी याद कर लो। यहाँ पर ये भी हुआ था उन्हीं के बीच में 1759 के आसपास यहाँ पर। और कर्नाटक जो हुआ था, कर्नाटक जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था आपको 1744 से स्टार्ट हुआ था। और फाइनली जाकर वो थर्ड वाला आपका 1763 के आसपास जाकर खत्म हो गया था। टोटल 3 हो गए थे और ज़्यादातर इसमें ब्रिटिश ही जीते थे, फ्रांसीसियों की बहुत भयंकर हार हुई थी लास्ट आते हुए। और इसी के दौरान कर्नाटक बैटल होते होते उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गई और फाइनली आगे से फिर ऐसा कोई भी इनके बीच में वार नहीं हुआ था। बस ये लास्ट हुआ था कर्नाटक वार। अब समझते हैं, अब नेक्स्ट में आते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अपने यहाँ ना कर्नाटक बैटल होने के बाद जैसे ही क्या हुआ कि 1707 के बाद औरंगजेब की मौत हुई ना, तब बंगाल के अंदर में कुछ बातें मैं बता दूं कि अभी का बंगाल है, उस समय का बिहार बंगाल में ही सम्मिलित था। बाद में ये हट चुका है, मैं बात करूँगा ये कैसे हटा, आगे चल के बात करूँगा। उस समय का बिहार, अभी का उड़ीसा, उसका अभी का झारखंड, आप नाम जानते होंगे झारखंड के बारे में। उसके बाद थोड़ा बहुत असम और पूरा बांग्लादेश। और रियल जो पश्चिम बंगाल है आप जानते होंगे, वो सब के सब बंगाल का पार्ट था। बंगाल बहुत बड़ा टेरिटरी था। क्या हुआ कि 1707 के आसपास ना औरंगजेब की मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के अंदर में जो भी शासक थे, एक थे आपके मुर्शिद कुली खान, दूसरा यहाँ पर थे आपके सैदुल्ला। उनके बीच में ना ऐसे मतलब बहुत सारे चक्कर चले, है ना, बहुत सारे चक्कर चले। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम हुआ, तो उतना आपको डिटेल्स नहीं जानना है, बस आपके 2 युद्ध के बारे में, 2 वार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना है।
ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है आपको। वो 2 वार के बारे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहला जो वार था उसका नाम मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहला वार था, उसका नाम था प्लासी, है ना, प्लासी का लड़ाई उसको बोलते हैं, प्लासी। ये कहाँ था फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था प्लासी का लड़ाई? ये हुआ था आपको 1757 में। 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था। अब ये पूछेगा आपसे ये किन के बीच में हुआ था, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, सिराज दुल्ला के बीच में। और नेक्स्ट में बात करें इसमें तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक थे रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम बहुत बार आएगा आपका, बहुत बार आएगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर वो याद करना पड़ेगा आपको, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये पूछ सकता है आपको। 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। जीता कौन था? चलिए, तो जीते थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जीते थे। यहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिश लोगों ने जीता था। इसके बाद में एक और याद करना है आपको कि वो हुआ था आपके बक्सर, बिहार का जो बक्सर है वो। प्लासी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो प्लासी वो बंगाल में ही पड़ता है। तो जो आपका बिहार का बक्सर है उसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। ये हुआ था 1764 में। किन के बीच में हुआ था ये भी पूछ सकता है आपको। तो एक इस समय जो हुआ था वो 3 पर्सन थे, इधर 3 आदमी थे। एक का नाम था आपका मीर कासिम, सेकेंड का नाम था सिराजुद्दौला और थर्ड का नाम था मुगल राजा शाह आलम द्वितीय। लेकिन आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था उसका नाम था आपको मीर कासिम, है ना। वो मीर कासिम का नाम आपको याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इधर थे अंग्रेज। अंग्रेज की तरफ से कौन थे फ्रेंड्स? तो अंग्रेज की तरफ से यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ही थे, जिन्होंने फाइनली यहाँ पर जीत पाई। और बक्सर की जैसे ही यहाँ पर लड़ाई खत्म हुई तो यहाँ पर वो बंगाल के गवर्नर बन के उभरे। इसी युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, उन्होंने कहा कि देखो अब हमको चाहिए पूरी तरह से इज्जत, इसी के लिए हमको पूरा पूरा बंगाल चाहिए। इसी के लिए उन्होंने यहाँ पर पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लिया और वहाँ गवर्नर बन के उभरे रॉबर्ट क्लाइव। फिर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वैत शासन प्रणाली किसने लाया था? द्वैत नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो द्वैत शासन प्रणाली जो है आपका वो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ही लाए थे। ये क्या था एक्चुअली में? यहाँ पर पहली बार की थोड़ा बहुत यहाँ पर राजा भी इस काम संभालेंगे, थोड़ा बहुत हम भी संभालेंगे, कुछ ऐसा यहाँ प्रोसेस था। और भी कई सारे इसमें थे, 2-3 चीज़ और थे। उन चीज़ों को लाकर इन्होंने सोचा कि हाँ कि बनाते हैं, लेकिन ये बाद में फेल हो गया था। ज़्यादा नहीं जानना, बस आपको बस इतना ही जानना है कि द्वैत शासन प्रणाली किसने लाया था। तो आपको लाए थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे सामने नेक्स्ट आता है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये क्यों हुआ था मैं बताता हूँ रीजन। हुआ क्या था कि बक्सर के युद्ध के बाद में जाने वैसे कई सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए थे जिससे ये उन्होंने पूरे इंडिया में अपने आप को पूरा तरह से कंट्रोल कर लिया था। अब इसी कंट्रोल के चक्कर में इन्होंने कई सारे बेकार लॉ भी लाए थे, बहुत सारे बेकार लॉ लाए थे। उसमें से सबसे पहला जो लॉ था उसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। ये क्या था अब इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है, ठीक है। इसमें क्या होता था, इस एक्चुअली के अंदर में था जमीन से जुड़ा हुआ एक टैक्स होता था। वो जो टैक्स होता था उसी के आधार पर इन लोगों ने कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, मतलब मनमाना ये लोग पैसा लेते थे, ठीक है। एक था आपका रजतवारी प्रथा। ये क्या था? ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सेम था। इसके अंदर में आपसे पूछ सकता है किसने लाया था, आपका नाम बस आपको यहाँ याद करते जाना है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। रजतवारी प्रथा क्या था एक्चुअली में? इसको लाए थे लॉर्ड थॉमस मुनरो। लॉर्ड थॉमस मुनरो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फ्रेंड्स एक तरह का भूमिदार और भूमि का स्वामी, मतलब कहने का एक तरह का टैक्स था जिसके तहत में, मतलब कि जो आपको इतना ना बस नहीं जानना, बस थोड़ा बहुत जान लो आपको। ये तरह का ये टैक्स ही होता था जो कि एक्चुअली में जमीन से संबंधित होता था, है ना। लाए कौन थे? हमारे लॉर्ड थॉमस मुनरो। कब आया गया था? तो डेट याद भी कर चाहते हो तो डेट याद कर लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 1820 के आसपास ये आया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था ये भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करना है तो याद कर सकते हो। वो आया था 1793 में। किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता रहा हूं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था, नाम आपको दे देगा 3-4, तो याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था अस्थाई बंदोबस्त। रजतवारी प्रथा किसने? तो लॉर्ड थॉमस मुनरो ने लाया था। नेक्स्ट में आते हैं महलवारी प्रथा। क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअली में ये गांव का नाम था महलवारी, उसी से यहाँ पर महलवारी का नाम बहुत फेमस हो गया। एक्चुअली में ये क्या था? एक्चुअली में ये भी फ्रेंड्स एक तरह का आपका एक टैक्स था जो कि आपका ये रजतवारी प्रथा जो था अपने नॉर्थ में चलता था, और महलवारी प्रथा जो अपने साउथ में एक तरह का टैक्स था जो जमीन पर टैक्स लिया जाता था। और भी 1-2 रीजन थे। एक थे आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये किसने लाया था पूछेगा आपसे, तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लाया था फ्रेंड्स? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे। ये क्या था फ्रेंड्स? एक्चुअली के अंदर में ये था कि अगर राजा का बेटा
नहीं जन्मा, वो गोद लिया हुआ है। एग्जाम्पल देते हैं कि मान के चलो ऐसे कई सारे ऐसे जगह थे, जैसे एक जगह झांसी। अब झांसी की जो रानी थी, उनका एक कोई अपना बेटा नहीं था, है ना, वो गोद लिए हुए था। तो इन लोगों के नज़र में क्या था कि अगर आप गोद लिए हुए हो तो हम नहीं मानेंगे, अपना बेटा को होना चाहिए, तो ही हम आपका जो है सो आपको मैं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं आपका राज्य कब्जा कर लूंगा। और भी कई सारे रीजन थे, अगर आप योग्य शासक नहीं हो तो मैं आपका ब्रिटिश जो है वो मतलब आपका जो राज्य छीन लूंगा। ऐसे करते करते राजाओं के हाथ से ना ये जो है सो मतलब छोटे मोटे जो शहर होते थे वो उनसे छीन लेते थे। उसी को बोलते हैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति बोलते हैं। किसने लाया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ये डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो डेट भी आपको ध्यान में अगर रखना चाहते हो तो आप रख लो इसका फ्रेंड्स। वो जो था आपका लगभग यहाँ पर 1845 से लेकर 1848 के आसपास, 1848 के आसपास ये आया था फ्रेंड्स, ये आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में जब इतना सब कुछ हो गया ना, तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर कि 1857 क्रांति के दौरान ये लोग काफी गुस्सा हो गए और इन्होंने कहा कि देखो ये समय समय पर पता नहीं कौन कौन परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी प्रथा, मोहलवारी प्रथा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पता नहीं कौन कौन चीज़ लेके आता है और हमें डिस्टर्ब करता है। तो हम क्या करना चाहिए हमें? तो हमें इसे करने के इससे बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम सब आदमी मिलकर ना इसके ऊपर जो है सो कुछ ना कुछ मतलब कि हम प्लान बनाते हैं कुछ हमला करने के लिए। ये सोच ही रहे थे, लेकिन इनको चाहिए था एक चिंगारी। वो चिंगारी कब मिला? तो वो चिंगारी मिला, इन्हीं का एक आर्मी था, उस आर्मी के अंदर में एक इंडियन आर्मी का नाम था आपको मंगल पांडे। नाम जानते होंगे आप लोग, पक्का सुने होंगे और पक्का मूवी भी देखे होंगे, आमिर खान का मूवी है मंगल पांडे। उस मंगल पांडे के समय क्या हुआ था कि इन लोग के ना ऊपर एक डाउट था कि जो आप बंदूक बनाकर दे रहे हो उसके अंदर में गाय का चर्बी, सुअर का कुछ ये प्रॉब्लम है आप में। तो लोगों के बीच में हल्ला हो गया था। और ये जो गाय का जो होता है वो हिंदू धर्म में काफी ज्यादा पाप माना जाता है ना, मतलब कि काफी शुद्ध माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर में। वही सुअर जो हुआ फ्रेंड्स उधर का हुआ। तो इसी के लिए ये प्रॉब्लम का कारण क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में ना एक दंगा मतलब होता है ना, थोड़ा सा एक गलत फैमिली फैल गई। इससे क्या हुआ कि मंगल पांडे ने पहली बार मेरठ के छावनी में उन्होंने पहली बार ये जो है 1857 से कुछ दिन पहले मतलब उसी के समय के आसपास में उन्होंने पहली बार एक अंग्रेज को मार दिया, उस पर हमला कर दिया। अब यहीं से चिंगारी फूट पड़ी और पूरे अच्छे तरीके से पूरे इंडिया में 1857 की क्रांति यहां से पूरा फैल गई। अब क्वेश्चन आपको यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन कहां कहां से बनेगा मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूं कि कौन सा चीज कौन सा आदमी कहां के थे। क्वेश्चन यहीं पूछेगा आपके, तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, यहीं से पूछे जा सकता है यहाँ पर कि बरेली से कौन लड़ने आए थे। तो बरेली से जो हमारे लड़ने आए थे, बरेली जो पड़ता है आपको यूपी का एक जगह है, वो था खान बहादुर खान। फटाफट नाम लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना होगा, बहुत स्पीड में क्लास खत्म करते हैं। झांसी से कौन थे? तो झांसी की रानी पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई नाम था उनका। उनका रियल नाम क्या था? तो यहाँ पर मणिकर्णिका तांबे तनु भी बोलते हैं उनको, है ना। झांसी से वो थी। नेक्स्ट में आते हैं फैजाबाद से कौन था? फैजाबाद एक शहर है ये भी। फैजाबाद से कौन था फ्रेंड्स? तो वो थे हमारे मौलवी अहमदुल्ला, है ना, मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट में आते हैं हमारे दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ये कौन है फ्रेंड्स? पता होगा आपको, ये हमारे मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफर। लखनऊ से कौन था फ्रेंड्स? लखनऊ से हमारे थे बेगम हजरत महल। क्वेश्चन यहीं से डालेगा आपको, बेगम हजरत महल, है ना। कानपुर से कौन था? नाना साहब थे। कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब दोनों शामिल थे, नाना साहब और तात्या टोपे। और बिहार से हमारे कौन थे? बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट याद करना, बिहार से हमारे कुंवर सिंह थे। बिहार से कौन थे? बस एक बार पढ़ जाना ताकि दिक्कत ना होगा। बिहार से हमारे, मेरे पास पेन नहीं है लिखने वाला इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, कुंवर सिंह थे। इतने सारे आदमी ना जगह जगह से आके हमला किए थे, लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर भी जीत गई। उन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर जीत लिया, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जब उन्होंने पहली बार यहाँ पर जीत पाई, जब उन्होंने पहली बार यहाँ पर जीत पा ली, तो अब प्रॉब्लम ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, वो बहादुर शाह जफर क्या किए फ्रेंड्स पता है? बहादुर शाह जफर को मतलब कि उनको ना मेन आपको उनको मतलब ये माने, गिल्टी माने उनको, मतलब मेन दोषी उसी को माने। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया पता है? बहादुर शाह जफर को जो बेटा बेटी थे उसको उन्हीं के आंखों के सामने मरवा दिया, उनके भी जो बेटा और बेटी को। और फाइनली उनका पूरी तरीके से सत्ता खत्म किया और बहादुर शाह जफर को भेज दिया फ्रेंड्स इन्होंने म्यांमार एक आपका देश है, नाम जानते होंगे, वहाँ पे एक रंगून है, रंगून नाम का शहर है। उस समय म्यांमार को हम लोग बोलते थे बर्मा, तो रंगून में भेजकर उनको फाइनली उनका भी मौत फाइनली वो खत्म हो गया। बस आपको उतना नहीं जानना, बस यही जानना है कहाँ भेज दिए थे। तो वो भेजे थे वहाँ पर म्यांमार, रंगून में। और भी जाने कितने उन्होंने फांसी दिया, कितने को उन्होंने मरवा दिया, झांसी की रानी को उन्होंने जला के खत्म कर दिया, सब कहानी आप जानते होंगे, उतना नहीं जानना। चलिए अब फाइनली आते हैं, तो 1857 जो क्रांति हो गई ना, तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरी बात सुनिएगा। जब पहली बार जब अंग्रेज यहाँ आए थे ना, तो यहाँ पर ना ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी जो एक्चुअली के अंदर में इंडिया के सामान को ले जाती थी और बाहर बेचती थी बना कर।
लेकिन क्या हुआ कि जब 1857 क्रांति हुई ना, तो ब्रिटिश लोगों को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मेन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी रानी एलिजाबेथ के, उनको ये डर लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भारत को न खो दे। इसके लिए उन्होंने क्या पता क्या किया, 1858 के अंदर में उन्होंने एक चार्टर निकाला और उसके तहत में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज से अपने इंडिया में किसी भी तरह का शासन व्यवस्था नहीं संभालेगी, पूरी तरीके से उनका छत्र छाया यहाँ से खत्म होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे। और अब से 1858 से जितने भी हमारे ब्रिटिश, जितने भी इंडियन लोग हैं, वो सब के सब ब्रिटिश के, कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, मतलब ब्रिटिश के अंदर में आएंगे और वो सब के सब ब्रिटिश को की मिलेगी, उनकी ब्रिटिश का मिलेगा नागरिकता, और सब के सब उसी के अंदर में आएंगे। और फाइनली 1858 से पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना सत्ता संभाल लिया और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा दिया। इससे जितना भी था ना पहले घटना, इस सब का सब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। आप देखो इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि पहला गवर्नर कौन बना था, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, पहला जो है सो वायसराय क्या था, वो सब बातें ना मैं करूँगा किसी और क्लास के अंदर में। उसका मैं एक लाऊंगा क्लास, मिसलिनियस क्लास, बस उसके अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका मैं एक ही में डाल दूंगा, उसमें आपको कहानी खत्म कर दूंगा। उतना टेंशन मत लो, बस अब फिलहाल की ऊपर ऊपर की बात जानो, ज़्यादा डाटा मत पढ़ो, बस ऊपर ऊपर की बात जानो। तो फाइनली यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ देखो मराठा साम्राज्य कौन है, वो उसी समय जब 1857 क्रांति हो रही थी उसी समय अपने यहाँ एग्जिस्ट करती थी। उस समय जो शिवाजी थे, संभाजी, अभी हाल ही मूवी भी आया है, तो ये पूछ सकता है कि शिवाजी के बेटे का नाम क्या था, संभाजी। ज़्यादा मत जानो, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मराठा एम्पायर, है ना, बस ये समझना है आपको कौन था। तो शिवाजी थे मेन, फिर संभाजी थे, फिर बालाजी बाजीराव थे, एंग्लो मराठा। इसके क्या हुआ था पता है कि अपने इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उन्होंने मराठाओं के ऊपर में मतलब कि पूरी तरह से अपनी सत्ता को वापस लेने के लिए ना उन्होंने एंग्लो मराठा मतलब वार किया था, जो टोटल 3 थे। पूछ सकता है कितना हुआ था एंग्लो मराठा वार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग को दिक्कत ना होगा। अच्छा, अब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि एंग्लो मराठा जो हुए थे वो कब हुआ था, एंग्लो जो मराठा पहला, दूसरा, तीसरा, तो बस ये जानो कि 1775 से स्टार्ट हुआ था पहला, ठीक है, पहला जो स्टार्ट हुआ था 1775 में स्टार्ट हुआ था और फाइनली 1782 तक आते आते खत्म हो गया था। 1782 के अंदर में हुआ था सालाबाई का संधि, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछूंगा मैं आपसे बाद में। सालाबाई का संधि, इससे क्या हुआ था कि एंग्लो मराठा के पूरी तरह से खत्म हो गया और पूरा मराठा साम्राज्य ना आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में आ गए थे। ठीक है, चलिए छोड़िए सब बात, छोड़िए, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए अब क्या हुआ, चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट की बातें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो अपने यहाँ ना बहुत सारी सोसाइटी भी बैठी थी। इस सोसाइटी क्या थी, आप इसी से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विधवा हुआ है, ये सब क्या है फ्रेंड्स। एक्चुअली के अंदर में ये सब अपने देश के अंदर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, विधवा पूर्व, ये इसके बाद फिर आपको कोई समाज पता नहीं ये सब चल रहा था, अपने जादू टोना, तो उसी को खत्म करने के लिए बहुत सारे आदमी भी यहाँ पर आए। तो आपसे क्वेश्चन यहीं पर डालेगा आपको, ठीक है। तो सती प्रथा से कौन जुड़ा हुआ था, सती प्रथा पूछ सकता है आपको यहाँ पर। तो सती प्रथा जुड़ा था हमारे राजा राम मोहन राय। कौन जो थे फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय, उन्होंने इस तरह को पूरा खत्म किया था, सती प्रथा को पूरा तरह से खत्म किया था। विधवा पूर्ण विवाह के नाम क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फटाफट इसको नोट करते जाइए ताकि दिक्कत ना होगा आपको यहाँ पर। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय के साथ में जो सती प्रथा खत्म हुआ था, सती प्रथा, उसमें कौन थे, उसमें उनके साथ में अंग्रेज थे, वो अंग्रेज का नाम बता दो, पूछ सकता है आपको। तो उसका नाम था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय है ये, उसी समय यहाँ पर सती प्रथा पूरी तरह से अपने इंडिया के अंदर में खत्म हुआ था। विधवा पूर्ण विवाह के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, उड डिस्पैच किसने लाया था फ्रेंड्स। एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली के अंदर में अपने इंडिया के अंदर में ना इंग्लिश लोग पढ़े और इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी लोग बनाने के लिए उड डिस्पैच आया था। कब फ्रेंड्स आया था, तो 1854 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं यहाँ पर कि 1854 के आसपास यहाँ पर उड डिस्पैच जो है आपको पता होगा, ये अपने इंडिया के अंदर में आया था, है ना। ये क्या था फ्रेंड्स, मैं आपको बता ही दिया था आपको। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हम आपसे फिर पूछूंगा आपका बाल विवाह क्या था फ्रेंड्स। बाल विवाह जो फ्रेंड्स था, एक्चुअली में बच्चे में ही शादी करने की जो प्रथा थी, इसको भी खत्म करने के लिए एक आया था शारदा एक्ट। यहीं से फटाफट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत में क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो शारदा एक्ट के तहत में बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म किया था। वो कब हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये क्या था फ्रेंड्स, तो ब्राह्मण जो समाज था ना फ्रेंड्स, वो भी फ्रेंड्स हमारे राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग आत्मसभा के नाम से भी जानते हैं, आत्मसभा के नाम से भी जानते हैं। ये भी राजा राम मोहन राय से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं हमारे, वो है तत्वबोधिन समाज, है ना। नाम इंग्लिश हिंदी बिल्कुल सेम ही है। ये कौन लाए थे, तो ये थे हमारे संस्थान में देवेंद्र नाथ ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं आपको मैं, देवेंद्र नाथ ठाकुर से हमारे जुड़े हुए तत्वबोधिन समाज से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हमारे हैं प्रार्थना सोसाइटी। इसी से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है।
प्रार्थना सोसाइटी, प्रार्थना, तो हमारे जो प्रार्थना सोसाइटी थे उन्होंने किसने, उनको लाया था फ्रेंड्स आत्माराम पांडुरंग। नाम याद कर लो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ मतलब कि ये कब बना सो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने बनाया सो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने हमारा बनाया था, हमारे सामने बनाया था प्रार्थना समाज। एक और समाज है जो मैंने लिखना भूल गया उसमें, वो नाम है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली, क्वेश्चन यहां से पक्का पूछेगा आपसे, ये किसने लाया था फ्रेंड्स? तो ये भी हमारे आत्माराम पांडुरंग के समय ही आया था, और वो एक्चुअली के अंदर वही सब थे ही इसको बनाने वाले हमारे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स, आपका एक याद करो नाम यहाँ पर, हिंदू कॉलेज, आप जानते होंगे हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज को बनाने वाले पहले हमारे कोलकाता में राजा राम मोहन राय ही थे, और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको बनाया था हमारे मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन यहाँ डाल देता है कि बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, उसको किसने बनाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हर साल में नेक्स्ट है सत्यशोधक सोसाइटी। इसे किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो ये थी हमारे ज्योतिराव फूले। ये महिलाओं के प्रति काफी ज्यादा अच्छा काम किए थे ज्योतिराव फूले। इससे क्वेश्चन आपको डाल देगा यहाँ पर। ज्योतिराव फूले थे हमारे, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले सब इसी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्य समाज। आर्य समाज किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद गुरु, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट मैं नाम बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद गुरु। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हमारे रामकृष्ण सोसाइटी, किसने बनाया था? एक्चुअली में इसका ये बनाया थे हमारे ये यही है स्वामी विवेकानंद का अपना उनका सोसाइटी है, स्वामी विवेकानंद का अपना है। लास्ट आते हैं, याद कर लीजिएगा यहाँ पर, एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाया था? उसको बनाने वाले हमारे जो थे वो एक पर्सन थे, वो अंग्रेज का था, हम लोग का नहीं था फ्रेंड्स। वो उसको कौन थे? तो सर विलियम जोन्स ने बनाया था। सर विलियम जोन्स ने बनाया था, सर विलियम जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आएगा तो मैं आपको किसी और वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब यहां से खत्म करते हैं आप कहानी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ये क्या था फ्रेंड्स? तो अपने देश को आजादी दिलाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, इसकी पैसे पूछेगा कि ये स्थापना कब हुई थी, इसका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा आपका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूं इसका, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 28 दिसंबर 1885, बहुत इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूँ, ये डेट सेव कर लीजिए। ये डेट को इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। यह काम क्या था एक्चुअली कि देश को, मतलब कि क्या हुआ कि अपने इंडिया की तरफ से ना कोई भी एक ऐसा पार्टी नहीं था जो हम लोग के बातों को अंग्रेज को पहुंचाए, हम लोग के बातों को अंग्रेज को डायरेक्ट पहुंचाए किसी पार्टी के तहत में। तो इसीलिए ये बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने बनाया था? क्वेश्चन यहां से डाल देगा आपको। तो इसको बनाने के लिए जो हमारे हाथ थे वो नाम ह्यूम, एओ ह्यूम, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। एओ ह्यूम जो था, उन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है पहली बार स्थापना करने में सपोर्ट किए थे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कहाँ डालेगा? इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे उसका नाम पूछेगा आपको। तो WBC बनर्जी, उसको बोलते हैं वीरेंद्र चंद्र बनर्जी, है ना। दूसरे कौन थे फ्रेंड्स? दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, वो याद करना पड़ेगा आपको। तो बस कोई नाम आप बस, दूसरा थे हमारे दादा भाई नौरोजी। और जब बात चली है दादा भाई नौरोजी का, तो दादा भाई जो नौरोजी ही थे, उन्होंने ही नामकरण किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, नामकरण किया था। उसका जो नाम होता है फ्रेंड्स, वो नाम दिए थे, इन्होंने ही दिया था। और सबसे पहले गरीबी रेखा, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो इकोनॉमिक्स के अंदर में बताया था दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार अपने इंडिया के अंदर में क्या सर्वे करवाया था। उसके अंदर में उन्होंने लगभग 20 रुपए के आसपास अपना एक बताया था प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, तो वही थे। और उन्होंने गरीबी रेखा जो है पहली बार जो शब्द है ना, वो इन्होंने ही दिया था गरीबी रेखा के शब्द में। ये बहुत कुछ किए थे अपने इंडिया के लिए। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ सकते हैं आपको। तो उसका नाम था आपको बरूद्दीन तैयब जी, है ना। क्या नाम था फ्रेंड्स? बरूद्दीन तैयब जी। पूछ सकता है आपको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरूद्दीन तैयब जी। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज मतलब अपने यहाँ का नहीं, दूसरा बाहर का। तो वो थे हमारे जॉर्ज यूल, है ना, जॉर्ज यूल। नाम बस फटाफट याद रखो, ध्यान रखो, उतना डिटेल्स नहीं जानना आपका। नेक्स्ट में आते हैं, फिर भी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जो उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एक आते हैं कि सबसे पहली बार और अंतिम बार हमारे जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में मात्र एक ही बार बने थे गांधी जी, मेन अध्यक्ष बने थे, मेन अध्यक्ष। उसके बाद फिर वो कभी दोबारा नहीं बने। तो वो कौन है? तो याद कर लीजिए, वो डेट है 1924, डेट है 1924। कहाँ हुआ था ये?
ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो बेलगांव कर्नाटक में पहली बार गांधी जी लिए थे, महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो पूछेगा कि एक और अंतिम बार कब और किस जगह बने थे, वो नाम था 1924 बेलगांव कर्नाटक, महात्मा गांधी जो जी बने थे, पहली बार बने थे। उसके बाद फिर नहीं बने दोबारा। ठीक है, चलिए और भी कई सारे हुए, लेकिन उतना डिटेल्स हम लोगों ने कि 1896 के अंदर में एक हुआ था अपना कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ था, कांग्रेस का जो सिस्टम बैठा था उसके अंदर में, वहाँ के जो उसी समय उसी अध्यक्ष के अंदर में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और बंकिम चंद्र चटर्जी की मदद से उन्होंने पहली बार एक वंदे मातरम, आप सुने होंगे वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पर यह दिया गया था 1896 के अंदर में। ये क्वेश्चन से पूछ सकता है, इसी काल के अंदर में हुआ था। और फिर जन गण मन का पूछे मना है, वो 1911 में 1911 में गाया गया था, वो है कलकत्ता अधिवेशन में, वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने मिलकर गाया था, वो जन गण मन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट और है, बस एक लास्ट है, वो है 1929 का इंपॉर्टेंट। ये हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसी में पहली बार अपने इंडिया के अंदर में आपको पूर्ण स्वराज ये की जो मांग की गई थी, वो यही की गई थी, पूर्ण स्वराज की, लाहौर अधिवेशन के अंदर में। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ भी डाल सकता है कि पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग कब हुई थी। चलते हैं आप अगले पर। अब यहाँ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपको बंगाल के विभाजन पर। ठीक है, बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में। पहली बार लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दी कि हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे। हिंदू मुस्लिम करने के लिए उन्होंने, अपने देश के अंदर बंटवारा करने के लिए उन्होंने 2 भागों में बांटने के लिए हल्ला किया। बंगाल का विभाजन की बात की गई थी, पहली बार बात की गई थी 1905 के अंदर में, और किया भी गया, कर भी दिया गया। लेकिन 1911 के अंदर में इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर से 1912 में फिर से अपने भारत को बंगाल को विभाजन कर दिया गया, और बिहार को भी अपने बंगाल से 1912 के अंदर में ही फ्रेंड्स अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था जो कि आपको जानना पड़ेगा। इस समय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इस समय कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन। और इस समय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये नाम भी पूछ सकता है, आपको दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लेते हैं फ्रेंड्स, आप करवाते हैं सीधे, बहुत टाइम हो गया, आप करवाते हैं फ्रेंड्स गांधी जी की एंट्री। ठीक है, टाइम आ चुका है गांधी जी की एंट्री करने का। गांधी जी अपने भारत में कब आए थे? तो 9 जनवरी, याद करिए यहाँ पर, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने इंडिया के अंदर में एंट्री लिए थे। कहाँ से आए थे? यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से अपने आकर इंडिया में एंट्री ले लिए थे। और यहाँ पर आते ही जिस दिन आए थे उस दिन 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, एमिग्रेंट डे। याद कर लीजिए आप यहाँ पर कि अभी भी बना रहे हैं हम लोग, एमिग्रेंट डे के नाम से जानते हैं, प्रवासी दिवस के नाम से जानते हैं। गांधी जी के समय क्या हुआ था? क्वेश्चन यहीं से डालेगा आपको। सबसे पहला जो सत्याग्रह किए थे गांधी जी, वो क्या? चंपारण। ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बिहार के अंदर में पड़ता है। किस लिए किए थे? तो वही नील की खेती के खिलाफ ये था, इनका खेती के लिए इसी खिलाफ यूं किए थे। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। सेकेंड कब किए थे? फटाफट इसको डेट सब मेंशन में कर रहा हूँ, सब के सब डेट आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर डेट भी पूछ सकता है आपको। 1915 में उन्होंने यहाँ पर एंट्री लिया था। 1915 के अंदर में चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था आप फ्रेंड्स 1917 में, है ना। अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूर घटना हुई थी, वो हुई थी 1918 के अंदर में। बहुत डेट पूछता है, आपको एक लाइन से याद करना है तो आपको याद कर लीजिएगा। इसमें क्यों हुआ था? क्योंकि हिस्ट्री में ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर घटना है ना, इसी के बाद इनको मेन सम्मान इनको मिला था। इस घटना में क्या हुआ था कि ये एक्चुअली में अंग्रेज के खिलाफ नहीं था, ये मालिकों ने यहाँ पर स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जो आता है ना, उसी के दौरान जब आ जाने से कर्मचारियों को एक्स्ट्रा काम लेकर उनको बोनस देने से मना कर दिया था, जिसके लिए यहाँ पर गांधी जी सामने आए और इन लोगों को न्याय की जो बात हुई थी वो दिलवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जस्ट उसी मंथ 1918 के अंदर में ही हुआ था खेरा सत्याग्रह। ये क्या है? इसका इंग्लिश नेम भी सेम है, आप सर्च मत कीजिए, यही सेम है। ये भी फ्रेंड्स जो है ये गुजरात के अंदर में हुआ था। इसका यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स? एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक खराब फसल के कारण में ना, मतलब प्लेग की बीमारी है, प्लेग, वो फैल जाने के कारण क्या हुआ था कि फसल हो गई बर्बाद। तो अंग्रेज लोग फिर भी इनसे टैक्स मांग रहे थे, उसको कम करने के लिए, उसके लागत को कम करने के लिए इन्होंने खेरा सत्याग्रह किया था और इनको इसमें सफलता भी मिली थी। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका रॉलेट एक्ट के खिलाफ लड़ाई। ये कब हुआ था? तो ये 1919 में इन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ लड़ाई किया था। ये क्या था फ्रेंड्स? ये था अंधा कानून, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंधा कानून। तो यहाँ पर जो रॉलेट आदमी है ना, वो पहली बार ये एक्ट लेके आए थे। इसके अंदर बिना किसी के ऊपर कोर्ट केस चलाए उनको हम चाहे तो कोर्ट मतलब जेल में कैद कर सकते हैं, किसी भी आदमी को। इसी के खिलाफ हमारे गांधी जी हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई और फाइनली यहाँ पर इनको इसमें भी थोड़ी बहुत जो जीत मिलनी थी वो मिली। आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस जानना है कब हुआ था। नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स आपका, तो ये है आपका खिलाफत आंदोलन। इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम बोलते हैं यहाँ पर।
खिलाफत आंदोलन, इसमें क्या हुआ था कि जो है सो अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फिर 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसमें ये पहला वाला जब वार है, पहला वाला, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीत से जब वो लोग लौट के आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम लोग को कुछ ना कुछ छूट देंगे, लेकिन वो छूट नहीं दिए, जिसके खिलाफ हम लोग क्या फ्रेंड्स 1920 के आसपास यहाँ पर गांधी जी ने किया था खिलाफत आंदोलन, उसी से बचने के लिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स मत पढ़िए, बस जानना है आपको क्या हुआ था। नेक्स्ट में आते हैं हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये क्या है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। क्या बोलते हैं इसको? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी फ्रेंड्स आपका हुआ था वहीं 21-22 के अंदर में, 1920 से लेकर 1922 के बीच में। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, ये जो था बहुत धूमधाम से चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि इसी में 5 फरवरी 1922 को एक हो गया फ्रेंड्स आपका चौरी चौरा कांड। ये क्या है? तो एक्चुअली के अंदर में लोग उग्र हो गए, और लोग उग्र होकर ना कई सारे पुलिस वाले को एक जेल मतलब स्टेशन में कैद किए और जला के जिंदा जला दिए, जिस कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अधूरा रह गया, और इसमें गांधी जी को उसको वापस लेना पड़ गया। तो पूछेगा आपसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों लेना पड़ गया, तो वो था चौरी चौरा कांड। ठीक है ना। और इसी में एक और याद कर लीजिए यहाँ पर कि 1919 के अंदर में ही हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे पूछ सकता है आपको, है ना, ये पूछेगा आपको। चलिए, जनरल डायर ने गोली चलाने की आदेश दी थी। इसमें कई सारे लोगों ने मतलब कि इसमें हार गए थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी के कारण में अपना उपाधि भी त्यागने की बात की गई थी। गांधी जी ने भी अपना उपाधि इसमें त्याग दिया था, जो उनको उपाधि मिला था। उस उपाधि का नाम क्या था? उसका नाम है नाइटहुड उपाधि। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ यहाँ पर कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्यागने की बात कर दी गई थी। ये किसने दिया था? ये एक्चुअली में अंग्रेज नहीं दिया था उनको। चल, उसके बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। क्या फ्रेंड्स? भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण भाग दिया था, और इसी में नारा दिया था करो या मरो का। तो गांधी जी ने इसी में मतलब नारा दिया था करो या मरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये याद कर लेना। उसके अफिक्स में और भी कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग की बात की है, तो इंपॉर्टेंट डायलॉग की बात हम कर लेते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये डायलॉग किसने दिया था? वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद जय हिंद का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? दिल्ली चलो, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने ही नारा दिया था। चलिए, एक चीज मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। चलिए वो भी देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट में आते हैं, ये पहला चीज ये भूल गया था आपको कि 1930 के अंदर में ही गांधी जी ने किया था दांडी यात्रा। ये क्यों किया था फ्रेंड्स? तो नमक के खिलाफ, नमक पर कानून बना था, इसको तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा किया था। ठीक है, अपने 72% के साथ में मिलकर। इसमें बहुत सारी महिलाएं भी साथ में उनकी दी थी। फिलहाल छोड़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं कि गांधी जी ने किसे कहा था अजात शत्रु। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा था अजात शत्रु। याद, ये सब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन है मिसलेनियस। बाकी बचेगा मैं आपको ला दूंगा इसके अंदर में जो बाकी फ्रेंड्स आपको बचेगा मैं आपको ला के दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? आपका अजात शत्रु। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपका, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है आपका कि किसे भरत कोकिला कहते हैं? किसे कहते हैं भरत कोकिला? उसका नाम है फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू जो थी उसे कहते हैं फ्रेंड्स आपका भरत कोकिला। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताना भूल गया, जब मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय एक बात बताना मैं भूल गया था कि पहली जो महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो बाहरी वाली में पूछेगा तो एनी बेसेंट, लेकिन आपने पूछेगा इंडिया में कौन था, तो उसका नाम था सरोजिनी नायडू। इंडिया में इंडियन कौन बनी थी, तो उसका नाम है सरोजिनी नायडू। अब पहला बार पूछेगा बाहरी कौन थी, तो उसका नाम है, बस कहाँ बाहरी या फिर भारतीय शब्द नहीं देगा आपको, इंडियन नहीं देगा, उस केस में आपको एनी बेसेंट मानना है। ठीक है, चलिए, और भी फ्रेंड्स और भी हुए। अब इसके बाद क्या हुआ कि अपने देश के बाद ना 1942 के अंदर में अपने यहाँ आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये जो मिशन था ना, उसका काम क्या था? इंडिया के अंदर में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाना, मतलब भारतीय संविधान लाना। तो ये कहानी है, वो कहानी अब यहाँ से आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आपके जब पढ़ेंगे ना सिविक्स, तो एक ही दिन खत्म मैं करूँगा इंपॉर्टेंट बातें, तो सिविक्स में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद और जो कुछ इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, मैं बताया आपको कि वो मैं एक दिन लाऊंगा मिसलेनियस क्लास,
उसमें मैं देखिए बाकी जो बचा होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो जो ऊपर ऊपर बातें थी, जो जो ऊपरी ऊपरी बातें थी, मैं आपको इसी में कर दिया क्लियर। थैंक यू सो मच, मिलता है फिर से नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग के साथ में जय हिंद जय भारत। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग शेयर कम करते हो, सब्सक्राइब कम करते हो, और वीडियो वॉच काफ़ी कम आता है। थोड़ा सा इसको सपोर्ट करो ताकि तभी हमको भी मोटिवेशन मिले, आप हम लोग को, मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, बाय।